हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन माय क्लास। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का आज लेक्चर 7 है और इसमें हम प्रयोग होने वाले फार्मूलों का डेरिवेशन करेंगे और उनका कंसेप्ट ये समझाएंगे कि ये डेरिवेशन किस तरह से प्राप्त हुए। तो और इसके साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी लेकर के काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ज्ञात करेंगे। देखते हैं डिफरेंट कंडीशंस में कैसे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम इन दो शब्दों के बारे में जान लें, एक्सटेंसिबल मेंबर और इनएक्सटेंसिबल मेंबर। ये क्या होते हैं? यहाँ पर हम एक मेंबर कंसीडर करते हैं ए बी। अगर इस ए बी मेंबर पर टेंसाइल फोर्स लगा दिया जाए तो इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज इन लेंथ। और अगर इसमें कंप्रेशन फोर्स लगा दिया जाए तो इसका डिक्रीज इन लेंथ हो जाएगा, यानी लंबाई में कमी हो जाएगी। किसी भी मेंबर के इस प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है कि ये मेंबर एक्सटेंसिबल है, यानी फोर्स के डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे मेंबर एक्सटेंसिबल मेंबर कहलाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिनमें फोर्स लगा देने के बाद भी उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे मेंबर इनएक्सटेंसिबल कहलाते हैं। ये मेंबर बहुत टफ कहलाते हैं और मेंबर स्ट्रेंथ की कंपैरिजन में जो लगाया गया फोर्स होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है एक्चुअल में नगण्य होती है, यानी जीरो, आइडियली जीरो नहीं होती है, ये नगण्य के बराबर होती है। ऐसे मेंबर को भी हम इनएक्सटेंसिबल मान लेते हैं, जिसमें इंक्रीज को निगलेक्ट किया जा सकता है, चेंज इन डायमेंशन को निगलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे मेंबर इनएक्सटेंसिबल मेंबर कहलाते हैं। तो ये तो कंसेप्ट था हमारा एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स के बारे में। अब हम इसका डिफरेंट केसेस में देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला प्रयोग होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट से पहला हम लेते हैं 2D ट्रस लेते हैं। आपको पता है कि ट्रस के प्रत्येक जॉइंट जो है पिन जॉइंटेड होता है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल ट्रस का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक ये ट्रस है, इस ट्रस के दो सपोर्ट हैं, एक हमारा हिंज सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है। 2D टू डायमेंशनल सन में जो हमारा हिंज सपोर्ट है, इस पर जो दो रिएक्शंस डेवलप होंगी वो RX और RY डेवलप होगी। जो रोलर सपोर्ट है इस पर केवल एक ही रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, RY, एक रिएक्शन ये आएगी। तो ये तो हमारी 3 रिएक्शन हो गई इसमें स्ट्रक्चर पर। और इसके साथ साथ अब जरा देखिए, जब भी इसमें कोई फोर्स लगाए जाएंगे इस स्ट्रक्चर के ऊपर, उन फोर्स के कारण इसके जॉइंट में या तो कंप्रेशन आएगा या जॉइंट में टेंशन आएगा, जिसके कारण इसकी लंबाई में कुछ कमी होगी या कुछ वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप जॉइंट अपनी मूल स्थिति में नहीं रुक पाता। जॉइंट कुछ मात्रा में डिफ्लेक्ट हो जाता है या विस्थापित हो जाता है। इसी के कारण जब कोई जॉइंट किसी भी डायरेक्शन में विस्थापित होता है तो उसके दो घटक कंपोनेंट हम कर लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हैं, इन्हीं डिस्प्लेसमेंट को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इस जॉइंट के बारे में विचार करते हैं। चूँकि ये ट्रस का मेंबर है, इसमें टेंशन या कंप्रेशन कोई भी फोर्स आएगा लोड के कारण, जिसके इसकी लंबाई में कुछ न कुछ वृद्धि होगी। ऐसे इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि या कमी होगी, कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण ये पॉइंट हमारा कुछ विस्थापित होगा, डिस्प्लेस होगा। और इसके डिस्प्लेसमेंट को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो डेल्टा एक्स और एक डेल्टा वाई। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दो कंपोनेंट हो गए डिस्प्लेसमेंट इसमें। तो दो डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट संभव है। इसी तरह से अगर हम इस जॉइंट के बारे में विचार करें तो इस जॉइंट पर विचार, इस जॉइंट में चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर सपोर्ट है, रिएक्शन हमारी आ रही है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा पॉइंट। अगर जिस बिंदु पर एक रिएक्शन डेवलप हो जाती है तो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन है, रिएक्शन के डायरेक्शन में कोई भी
डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो इसमें जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई है वो जीरो हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मौजूद रहेगा, इसलिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में है। इस जॉइंट पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इस जॉइंट पर हैं, बाकी यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 2 ही हो सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन है, इसलिए इस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी नोट कर दे रहे हैं, ये 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 2 हो गए। अब इसके बाद हम पहले कॉलम में लिख रहे हैं मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम एट जॉइंट। किसी भी जॉइंट पर अधिक से अधिक कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम संभव है इस केस में। तो जो हमारा 2D ट्रस है, 2D ट्रस में किसी भी जॉइंट पर केवल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई यही पॉसिबल है, संभव है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम जो है वो 2 हैं, जिनकी वैल्यू है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला बनाने का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले अब ये मान लेते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर इस ट्रस में जितने भी बिंदु दिए गए हैं उसके प्रत्येक बिंदु पर मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना संभव है। तो एक जॉइंट पर 2 हो सकते हैं, तो टोटल जॉइंट इसमें निकाल लीजिए कितने जॉइंट हैं, 3 जॉइंट हैं। तो 3 जॉइंट पर 3 गुणा 2 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 जॉइंट हैं। एक जॉइंट पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक जॉइंट पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसलिए यहाँ पर 2j लिखेंगे, जॉइंट का 2 गुना, यानी 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इस तरह से 2 × 3 लिखना होगा। तो ये जॉइंट में 2 का गुणा कर दीजिए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको प्राप्त हो जाएंगे, जितने अधिक से अधिक इस स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। अब इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल रिएक्शंस के द्वारा माइनस किए जाते हैं, कट किए जाते हैं। अगर एक रिएक्शन डेवलप हो गई तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा, 2 रिएक्शन डेवलप हो गई तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये निकाल लेते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में कुल कितने रिएक्शंस हैं। तो जो टोटल रिएक्शंस हैं, इस जॉइंट पर 2 है, इस जॉइंट पर 1 है, तो टोटल रिएक्शंस हमारी एक्सटर्नल रिएक्शंस जो है 3 हैं यहाँ पर। तो एक्सटर्नल रिएक्शंस को हम इसमें से घटा देते हैं, तो जो बचा हुआ हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए वही हमारा डीके यानी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कहलाएगी इस स्ट्रक्चर की। तो इस स्ट्रक्चर की काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, डी के बराबर 2j माइनस आर ई। एक सिंपल फार्मूला है, ये 2D स्ट्रक्चर के लिए है, 2j माइनस आर ई। ये है एक्सटेंसिबल मेंबर। अगर मेंबर हमारे एक्सटेंसिबल हैं तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो इस फार्मूले के द्वारा इसकी इंडिटरमिनेसी ज्ञात की जाती है। अब यहीं पर हम इस जो स्ट्रक्चर यहाँ दिया है इसकी इंडिटरमिनेसी ज्ञात करके देखते हैं कि कितनी आती है। तो यहाँ देखिए फार्मूले में देखिए डी के 2 × j, j मीन्स नंबर ऑफ जॉइंट। जॉइंट कितने हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ जॉइंट इसमें 3 हो गए, माइनस आर ई एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी हैं, एक्सटर्नल रिएक्शंस 1 2 3, तो 3 रिएक्शंस हुई, आर ई की वैल्यू 3 हो गई। ये हमारा सॉल्व हो करके 3 आ गया, 3 2 6 माइनस 3 = 3, तो डी के = 3। ये तो आ गया इस फार्मूले से, डी के यानी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू 3 आ गई। अब हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी एक और तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। हम प्रत्येक बिंदु की अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लें और उनको जोड़ दें। बाय डेफिनेशन यही होता ही है, प्रत्येक बिंदु की डिग्री ऑफ फ्रीडम एक स्ट्रक्चर में उन सब का सम ही जो है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी उस स्ट्रक्चर का कहलाती है। तो इसमें प्रत्येक बिंदु का जैसे 1 बाय 1 कहीं से भी उठा लीजिए। जैसे हम ये जॉइंट पहले लेते हैं, इस जॉइंट पर 2 रिएक्शंस हैं, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 0, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हुआ। इस जॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, ये x में भी डिस्प्लेस हो सकता है, y में भी डिस्प्लेस हो सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 2 हो गया। और इस जॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम x डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हो सकता है, इसका 1 हो गया।
इन दोनों को जोड़ दीजिए, तीनों जॉइंट पर हमने अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम जो काउंट करके जोड़ लिया, तो ये हमारा 3 आ गया। दोनों तरीके से हमारा एक ही जवाब आया, जवाब भी एक ही होना चाहिए। हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें तो हम इंडिविजुअली अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग जॉइंट पर हर जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लें, उनको जोड़ दें, तो भी हमारी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ज्ञात हो जाती है और फार्मूले के द्वारा भी ज्ञात हो जाती है। इसके बाद अगर मेंबर हमारा इनएक्सटेंसिबल हो तो इस ट्रस में ज़रा एक बात देखें, अगर इस कोई भी फोर्स लगा दिया गया हो, इस मेंबर की लंबाई में कोई चेंज नहीं आता, इस मेंबर की लंबाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस मेंबर की लंबाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर लंबाई हमारी पहले की तरह से ही है तो ये जो बिंदु है हमारा शीर्ष वाला, टॉप वाला, ये बिंदु कहीं भी ना दाहिने तरफ, ना बाईं तरफ, ना ऊपर नीचे, कहीं भी डिस्प्लेस नहीं होगा, अपनी उसी स्थिति में बना रहेगा जहां पर पहले था। इसका मतलब देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन, आइदर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 0 होंगे। इसमें भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इनएक्सटेंसिबल मेंबर, अगर ट्रस का इनएक्सटेंसिबल मेंबर है तो डीके को हम डायरेक्ट 0 के बराबर लिख देते हैं कि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, सम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द 2D ट्रस इज 0। इसके बाद हम दूसरा केस लेते हैं, 3D ट्रस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे 3 सपोर्ट हैं, ये हमारा हिंज सपोर्ट है, ये भी हिंज सपोर्ट है, ये हमारा रोलर सपोर्ट है, और ये हमारा एक शीर्ष बिंदु है टॉप पे, यहाँ से सबको मिलाया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये 3D का एक ट्रस हो गया, 3D का ट्रस हो गया। इसके हम प्रत्येक जॉइंट पर रिएक्शंस पहले देख लें, कितनी कितनी रिएक्शन है। ये हमारा हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पर यहाँ पर कितनी रिएक्शंस होती हैं, इसी तरीके से इस सपोर्ट पर यहाँ कितनी रिएक्शंस होती हैं, तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो रिएक्शंस हैं ये हमारे जैसे इसमें RX RY होते थे 2D में, 3D में हमारे RX RY और RZ 3 होंगे। RX RY और RZ तीनों डायरेक्शन में एक एक रिएक्शन डेवलप होगी, क्योंकि मेंबर हमारा, स्ट्रक्चर हमारा 3D है। तो इसके ये RX RY RZ, RX RY RZ प्रत्येक हिंज सपोर्ट पर 3 इस पर होंगे, 3 इस पर होंगे, और जो को रोलर होता है, रोलर पर तो केवल एक ही वर्टिकल रिएक्शन होती है, इसमें Y और Z पर कुछ भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर लें, इंडिविजुअली निकाल लें। हमारा टॉप जो पॉइंट है वो 3 डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो सकता है, X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में और Z डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर अधिकतम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 3 मिला हमको। इस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला, चूंकि केवल Y डायरेक्शन में नहीं हो सकता, चूंकि इसमें रिएक्शन है, तो X और Z डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इस जॉइंट पर 2 हो गया, इस जॉइंट पर 3 हो गया। इस जॉइंट पर चूंकि तीनों डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा, 0 होगा। इस पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम यहाँ लिख लेते हैं 0 इस पर, 0 इस पर, और इस पर कितने हो गए 2, और इस पर कितने हो गए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गए। ये तो इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रत्येक पॉइंट पर है। इस पॉइंट पर 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस पॉइंट पर 0 है, इस पर 2 है, इस पर 3 है। अब इसका पहले फार्मूला बनाएं। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ए जॉइंट कितने हो है, यहाँ पर देखिए 3 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम ये संख्या हो गई 3, डेल्टा X, डेल्टा Y और डेल्टा Z। इस तरह से 3 हमारे मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए एक जॉइंट पर। तो जितने भी जॉइंट हों उसमें से 3 का गुणा कर दें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको ज्ञात हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला बनाने के लिए DK इज इक्वल टू, यानी प्रत्येक जॉइंट पर 3 होते हैं, तो 3 संख्या यहाँ लिखेंगे और नंबर ऑफ जॉइंट का गुणा कर देंगे। तो इस केस में क्या आ जाएगा, 3J आ जाएगा।
तो इतने हमारे मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल हैं जो कि इस स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। लेकिन जितनी रिएक्शंस नीचे से बाहर से इस पर लग रही हैं उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस में हो जाएंगे। इसलिए टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस इनको हम काउंट कर लेते हैं। ये हमारा इस पॉइंट पर 3 है टोटल रिएक्शंस, इस जॉइंट पर 3 टोटल रिएक्शन हैं और इस पर 1 है। तो 3 + 3 + 1, 3 + 3 + 1, ये कितना हो गया 7। इस तरह से एक्सटर्नल रिएक्शंस हमारी 7 आ गई। तो हम अभी फार्मूले एक्सटर्नल रिएक्शंस को केवल RE से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन। जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू तब RE की वैल्यू 7 रख देंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया किसके लिए, 3D ट्रस के लिए। ध्यान दें ये 3D ट्रस का ही है, इसमें फ्रेम कोई भी नहीं है। ये भी ट्रस का है, ये भी ट्रस का है। फार्मूला 2D ट्रस में 2J - RE है और 3D ट्रस में 3J - RE के बराबर होता है। किस केस में, जब मेंबर हमारे एक्सटेंसिबल हो। इसके बाद इनएक्सटेंसिबल मेंबर में D के बराबर 0 यहाँ पर भी होता है। तो ट्रस के केस में अगर मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तो उस केस में कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रस में नहीं पाया जाता। तो ये हमारा केस हो गया 2। यहाँ से हम वैल्यू निकाल के देखते हैं अपने इस क्वेश्चन की। इसमें D के बराबर कितना निकल के आएगा, 3 × नंबर ऑफ जॉइंट, J बराबर नंबर ऑफ जॉइंट। तो 1 2 3 4, इसमें 4 जॉइंट है, -RE नंबर ऑफ रिएक्शंस एक्सटर्नल रिएक्शंस। तो 1 2 3 1 2 3 और 1, तो 3 + 3 + 1, ये हो गया 7। तो ये कितना आ गया वैल्यू, 5 आ गई। 4 3 = 12 -7 = 5। अब इसको अगर हम एक और तरीके से निकालना चाहें, प्रत्येक जॉइंट की अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम जोड़ दें, तब देखिए क्या आता है। इस जॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 0। इस जॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 0। इस जॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 2। और इस जॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3, क्योंकि यहाँ 3 डायरेक्शन में फ्री है। तो ये आ गया हमारा 5। तो इस तरह से फार्मूले से भी 5 आया और इंडिविजुअली प्रत्येक बिंदु पर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का सम कर लिया, वो भी 5 आया। तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा केस 2 हो गया। अब केस 3 में देखिए 3D फ्रेम। अब हम फ्रेम का केस ले रहे हैं। फ्रेम एक सिंपल फ्रेम हमने बनाया है यहाँ पर डेरिवेशन के लिए। ये दोनों सिरे हमारे फिक्स हैं, ये फ्रेम है। इसके जो फिक्स सिरा जो है, सपोर्ट इसका जो फिक्स है, इस पर रिएक्शंस कौन कौन सी डेवलप होती हैं 2D फ्रेम में। यहाँ ध्यान दें, ये 2D फ्रेम है। फ्रेम के जॉइंट हमारे रिजिड होते हैं, पिन जॉइंट नहीं होते, ये हमेशा रिजिड जॉइंट होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा फिक्स्ड एंड है, इस पर जो रिएक्शंस डेवलप होती हैं 2D फ्रेम में। तो 2D चूँकि फ्रेम है तो एक्स वाई डायरेक्शन में तो केवल 2 ही रिएक्शंस आएंगे, RX और RY। और तीसरा इसमें मूवमेंट भी आएगा, MZ मूवमेंट। इस तरह से 3 रिएक्शंस हो गई हमारी, RX, RY और MZ। इसी तरह से इस फिक्स एंड पर भी यही 3 हो जाएंगी। तो टोटल RE की वैल्यू इसमें 3 + 3 6 आ जाएगा। अब एक इंडिविजुअल जॉइंट को देख लीजिए। ये जॉइंट हमारा चूंकि 2D फ्रेम है, तो 2D फ्रेम में ये इधर भी जा सकता है, नीचे को भी आ सकता है। तो एक्स वाई 2 डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट संभव है। तीसरा, ये रोटेट भी करेगा। जैसे ये ठीक वर्टिकल डायरेक्शन में है इस पोजीशन में, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब पूरा मेंबर हमारा रोटेट कर गया। तो ये इसके रोटेशन के कारण जो है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी और बढ़ जाती है। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा
जेड, 3 हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम इस जॉइंट पर होंगे। इसी तरीके से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इस जॉइंट पर होंगे। तो इसके हो गए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके हो गए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बचेगा? 3 रिएक्शंस हैं और 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं मैक्सिमम। तो इसका मतलब रिएक्शंस अगर डेवलप हो गई है तो फिर उस जॉइंट पर कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रहेगी। इसका मतलब इस जॉइंट पर 0 हो जाएगी, इस जॉइंट पर 0 हो जाएगी। अब इसका फार्मूला बनाते हैं। पहले देखिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं एक जॉइंट पर? 3, और ये 3 हैं कौन से? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड, यानी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड, ये 3 हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो मैक्सिमम नंबर 3 होते हैं इस केस में। इसलिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरे स्ट्रक्चर में कैसे निकाल सकते हैं हम? नंबर ऑफ जॉइंट से 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात हो जाएंगे। तो इस केस में भी डी के बराबर 3J लिखा जाएगा। डी के बराबर 3J, नंबर ऑफ जॉइंट का 3 टाइम्स, क्योंकि हर जॉइंट पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अब इसमें भी वही कंसेप्ट लगता है कि जितनी रिएक्शंस हैं हमारी बाहर वाली एक्सटर्नल रिएक्शंस, उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो माइनस RE इसमें भी लिख दिया जाएगा। तो इसका फार्मूला डी के बराबर 3J माइनस RE, डी के बराबर 3J। इन दोनों में फार्मूला तो एक हो गया है, लेकिन इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होते हैं। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड होता है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड होता है। बस इतना केवल दोनों में फ़र्क है, बाकी फार्मूला दोनों का एक जैसा है। ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर हमारा मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तब इसके फार्मूले में क्या चेंज आता है? हम पहले पूरा फार्मूला यही उतार लेते हैं। 3J माइनस RE और माइनस M, ये माइनस M रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स। हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे फ्रेम में जितने भी मेंबर हों इंडिविजुअल, उनकी संख्या को हम इस फार्मूले में से घटा दें तो जो बचे हुए डिग्री ऑफ फ्रीडम हैं वो हमारे उस केस में होंगे जबकि मेंबर इनएक्सटेंसिबल होगा। यानी इस मेंबर में अगर इनकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होती है तो ये हमारे इस डायरेक्शन में ये x फिर नहीं आएगा। तो इस वजह से जितने मेंबर हैं उतने ही फ्रीडम हमारे कम हो जाते हैं। तो एक सिंपल केस है कि अगर मेंबर इनएक्सटेंसिबल है उस केस में फ्रेम में ये m जो है फ्रेम में ही घटाया जाता है, ट्रस में नहीं घटाया जाता। ये बात ध्यान रखें। ट्रस के लिए डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 हो जाती है और इस फ्रेम में इसमें माइनस m किया जाता है। तो ये हमारा इस केस में फार्मूला हो गया। अब यहाँ से देख लिए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट, 1 2 3 4 4, तो ये जॉइंट हो गए, माइनस RE। एक्सटर्नल रिएक्शन देख लो, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गए 6। ये 6 RE हो गया हमारा। ये वैल्यू कितनी आ गई? ये 6 आ गई। इसका दूसरे मेथड से देख लो, और डी के इज इक्वल टू प्रत्येक पॉइंट के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने अलग अलग कैलकुलेट किए हैं। इस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, इस पॉइंट पर 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस इस पर 3 है, इस पर 3 है, ये भी हमारा 6 हो गया। तो इस तरह से दोनों तरह से ये हमारा ये काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू 6 आ गई। अब देखिए इसमें इस केस में कितना आएगा डी के? 3J 3/4 माइनस RE, ये हमारा 6 है, और माइनस M। जरा देखिए इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 1 2 3, केवल 3 मेंबर है, तो इसमें से -3 कर दिया जाएगा। तो ये हमारा 6 था यहाँ तक का, 6 - 3 कितना बचा? 3 बचेगा। तो इस तरह से डी के की वैल्यू 3 हो जाएगी। कब? जब मेंबर हमारे इनएक्सटेंसिबल हो जाएंगे, और जब एक्सटेंसिबल होंगे तब डी के की वैल्यू 6 रहती है। 2D की केस में ही हम एक चीज़ कंडीशन और लाते हैं। अगर इसमें रिलीज रिएक्शन
ऐसा कोई जॉइंट ऐड कर दिया गया हो, जैसे इंटरनल हिंज और वर्टिकली गाइडेड रोलर, हॉरिजॉन्टली गाइडेड रोलर, जिनका कि हम पिछले कल उल्लेख कर चुके हैं, इस तरह का कोई भी जॉइंट बीच में ऐड किया हुआ है, इसके कारण एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें ऐड कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे इसी ट्रस्ट में यहाँ पर हमने एक वर्टिकली गाइडेड रोलर जो है ये ऐड कर दिया। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वर्टिकली गाइडेड रोलर का 4 होता है, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और इसका रिलीज रिएक्शन जो है इसकी वैल्यू 1 होती है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, रिलीज रिएक्शन अलग है, इससे एक एक्स्ट्रा रिएक्शन हमको प्राप्त होती है, लेकिन ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, 4 दिशाओं में डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें अवेलेबल रहता है। तो इसके केस में यहाँ क्या होगा, इस फार्मूले में क्या चेंज आएगा, डायरेक्ट आप लिखिए यहाँ पर डी के यहाँ पर ये फार्मूला पूरा उतार लीजिए, 3J माइनस RE, 3J माइनस RE ये हो गया इसका। अब जो हमने एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड किया है, इसके लिए इस फार्मूले में प्लस रिलीज रिएक्शन और जोड़ दिया जाता है, प्लस नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शंस। तो रिलीज रिएक्शंस आप पीछे स्टैटिक इंडेटर्मिनेसी के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं। तो रिलीज रिएक्शंस क्या होती है हम कल भी बता चुके हैं, और ये उस केस में फार्मूला ये हो जाएगा। ये है हमारा इस कंडीशन में, जबकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड किया गया हो, जैसे कोई हिंज ऐड किया गया हो, वर्टिकली गाइडेड रोलर ऐड किया गया हो और हॉरिजॉन्टली गाइडेड रोलर ऐड किया गया हो। इस फार्मूले से देखें यहाँ पर क्या फर्क आएगा, पहले इसमें भी देख लें। इनएक्सटेंसिबल अगर मेंबर आ जाता है तब इसी फार्मूले में अंतर कितना होगा, इस फार्मूले में से पर m और घटाना है, बाकी फार्मूला पूरा यही लिख लीजिए और उसमें से m घटा दीजिए। तो 3J माइनस RE माइनस M प्लस RR, m माइनस हमने यहाँ पर घटाया है और RR लास्ट में लिख लिया है। तो ये फार्मूला इस तरह से हो गया, यानी माइनस M कर देंगे तो ये हमारा इनएक्सटेंसिबल मेंबर के लिए हो जाएगा। अब यहाँ से इस फार्मूले के द्वारा जरा इसकी गणना करके देखिए कैसे। डी के बराबर कितना निकल के आएगा, 3 × J नंबर ऑफ ज्वाइंट 1 2। हाँ, इसके बारे में बता दूँ, जिस स्थान पर इंटरनल हिंज अथवा कोई स्पेशल ज्वाइंट जैसे वर्टिकल गाइडेड रोलर है, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर एटसेट्रा, ये जहाँ कहीं भी ऐड किया गया हो, इसको हम एक अलग ज्वाइंट कंसीडर करेंगे, इसको हमें एक अलग ज्वाइंट मान करके काउंट करना है। तो ज्वाइंट नंबर 1 2 3 4 और 5, अब हमारे 5 ज्वाइंट हो गए, ऊपर वाले ज्वाइंट में 4 थे तो इसमें 5 ज्वाइंट हो गए, माइनस एक्सटर्नल रिएक्शंस। तो एक्सटर्नल रिएक्शन जैसा ऊपर है फिक्स एंड पर 3 होती हैं, इस पर भी 3 होती हैं, तो ये हमारी इसकी वैल्यू 6 हो गई, प्लस RR। अब यहाँ पर रिलीज रिएक्शन ही हमको इस फार्मूले में प्रयोग करना है। वर्टिकली गाइडेड रोलर का डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 4 होता है, लेकिन रिलीज रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस फार्मूले में जब हमने इसको एक ज्वाइंट के रूप में काउंट कर लिया है, तो एक ज्वाइंट यहाँ हमने बढ़ा लिया है। इसका मतलब जानते हैं कि हमने कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम जोड़ दिए, 3, यानी 3 हमने और शामिल कर लिए, क्योंकि हर ज्वाइंट पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं मैक्सिमम। तो एक इसको ज्वाइंट मान करके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गई, और एक इसका ये रिलीज रिएक्शन है। तो इस तरह से इसके शामिल हो जाने से हमारे कुल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गए, 4। वहीं पर यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके कारण 4 ऐड होते हैं। तो लेकिन इस फार्मूले में अब केवल चूंकि इसे हमने ज्वाइंट में एक बढ़ा लिया है, तो यहाँ एक बढ़ा लेने से ये हमारे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ आ गए। तो अब यहाँ पर RR की वैल्यू, जो RR की वैल्यू होती है 1, वही लिखी जाएगी। अब यहाँ पर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा नहीं लिखे जाएंगे,
तो फार्मूले में आर आर इज इक्वल टू 1 इसके लिए भी होता है, और अगर यहाँ इंटरनल हिंज जोड़ा हो उसके लिए भी आर आर बराबर 1 होता है। तो इस फार्मूले से देखिए ये हमारा कितना आ गया, दस आ गया। यहां से देखिए डी के 3 इंटू 5 माइनस 6, 3 इंटू 5 माइनस 6 माइनस एम। नंबर ऑफ मेंबर जरा काउंट करें, 1 2 3 4, क्योंकि इसे ज्वाइंट माना है इसलिए यहाँ से यहाँ तक एक मेंबर अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक एक मेंबर अलग होगा। तो 1 2 3 और 4, एम की वैल्यू 4 हो गई, और प्लस आर आर का मान जैसे यहाँ रखा है एक ऐसे वहाँ रखा जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 माइनस 4 यानी ये 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी जो ये वैल्यू है इसमें एम केवल घटाया गया है 4, तो 4 कम कर दिया गया 10 में से, तो ये हमारा 6 आ गया। और अब इसके बाद लास्ट आता है चौथा 3D फ्रेम। 3D फ्रेम का एक सिंपल एग्जांपल ये है। 3D फ्रेम में मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, एक पॉइंट पर 6 होते हैं। इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं ज़रा ध्यान दें, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, यानी इन तीनों डायरेक्शन में लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसके बाद थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये रोटेशनल है। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको मिलते हैं 3D फ्रेम में। प्रत्येक जॉइंट पर मैक्सिमम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं। तो जरा देखिए इस जॉइंट पर कितने मिलेंगे, 6, यहाँ पर 6, यहाँ 6, यहाँ 6, टॉप वाले सारे जॉइंट पर 6 मिलेंगे डिस्प्ले। अब यहाँ बॉटम में देखिए इस जॉइंट पर रिएक्शंस कितनी डेवलप हो रही हैं। इसमें जो रिएक्शंस डेवलप हो रही हैं, जरा सोचिए फिक्स्ड इन पर रिएक्शंस कौन कौन सी डेवलप होंगी। ये 3D फ्रेम है, तो 3D में आर एक्स, आर वाई, आर जेड तीनों डेवलप होंगे। आर एक्स, आर वाई और आर जेड तीनों डेवलप होंगे, और एम एक्स, एम वाई, एम जेड ये भी तीनों डेवलप होंगे, क्योंकि मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। ये हमारा एंड फिक्स है, ये किसी भी तरफ से भी फ्री नहीं है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 0 हो गया, और नंबर ऑफ रिएक्शंस 6 हो गया, नंबर ऑफ रिएक्शन 6 हो गया, नंबर ऑफ रिएक्शन 6 इसका है और 6 इसका है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 इसका है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 इसका है और 0 इसका है। अब फार्मूला देखिए उसी तरीके से, डी के बराबर एक जॉइंट पर मैक्सिमम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 6, तो इसमें 6J लिखा जाएगा। अब 6J में से वही टोटल रिएक्शंस वो केवल घटा ली जाएंगी कि टोटल रिएक्शंस हमारी इसमें से कितनी हैं। माइनस आर ई, 6J माइनस आर ई, तो ये इस फॉर्मूले में लिखा जाएगा 6J माइनस आर ई। और अगर हमारा ये इनएक्सटेंसिबल मेंबर है तब इसी फार्मूले को कैसे लिखा जाएगा, डी के इज इक्वल टू 6J माइनस आर ई माइनस एम, यानी नंबर ऑफ मेंबर इसमें और घटा दीजिए, बस ये हमारा इनएक्सटेंसिबल मेंबर के लिए फार्मूला बन जाता है। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। इसको भी सॉल्व करके दे सकते हैं, कितना डी के आएगा इसमें, 6 इंटू जे, नंबर ऑफ जॉइंट जरा देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 जॉइंट है। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हैं,
यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर 6 रिएक्शन है। तो ये कुल कितनी हो गई रिएक्शन? 24। ये 24 रिएक्शंस हो गए। आर हमारा कितना बचा? ये 6 8 जा 48 माइनस 24 आ गया। तो डीके की वैल्यू 24 हो गई। इसमें निकालेंगे तो ये 24, तो ये आ गया हमारा। 24 में से नंबर ऑफ मेंबर्स घटा दीजिए केवल। नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मेंबर हैं। तो 8 घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 16। तो ये डी के बराबर 16 आ जाएगा 3D फ्रेम के केस में इसकी वैल्यू। अब अगर इसी 3D फ्रेम में एक्स्ट्रा रिएक्शन जोड़ दी गई हो, जैसे इसमें इंटरनल हिंज भी जोड़ दिए गए हैं, तब फार्मूले में क्या चेंज आएगा? तो यहाँ देखिए ये फार्मूला हमारा इतना ही केवल चेंज होगा। डी के बराबर 6J माइनस RE प्लस RR। एक्स्ट्रा रिलीज रिएक्शन जितनी और हैं वो केवल और जोड़नी है। जैसे ऊपर जोड़ दिया था वैसे यहाँ पर भी जोड़ दिया गया। तो ये हमारा इसका फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ के लिए फार्मूला बना लो, डी के इज इक्वल टू यही 6J माइनस RE माइनस एम और इसमें घटा दीजिए, फिर RR को बाद में जोड़िए। अब अलग अलग जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम जोड़ते हुए हम डीके की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में ये 4 हमारे सपोर्ट हैं और प्रत्येक सपोर्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आता है। तो यहाँ पर हमने लिखा डी के बराबर 0 + 0 + 0 + 0। इन चारों पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 0 है। इसके बाद टॉप के इन कॉर्नर के जो चारों पॉइंट हैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, ये इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। तो तीनों का ये 6 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं +6 +6 +6 +6 और बराबर जब हमने इसका सम किया तो ये भी 24 आ गया। इस तरह से ये दोनों वैल्यू यहाँ पर भी बराबर हैं। अब हम एक ऐसा केस लेते हैं इसी 3D फ्रेम का जिसमें इसमें ये रिलीज रिएक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो रिलीज रिएक्शंस के रूप में जो है इंटरनल हिंज यहाँ पर 2 लगाए गए हैं। एक हमारा इस मेंबर में लगाया गया है इंटरनल हिंज और एक इस जंक्शन पर लगाया गया है। इन दोनों जंक्शन पर ये जो इंटरनल हिंज लगे हैं, सबसे पहले इस इंटरनल हिंज का रिलीज रिएक्शन की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 3D फ्रेम के लिए जो इसका फार्मूला होता है RR बराबर 3 इंटू समेसन ऑफ m-1, उसी का प्रयोग करते हुए तो 3 इंटू m-1 यानी m- यहाँ पर इसके इस केस में कितने हो गए? 2 मेंबर्स से कनेक्टेड है तो 2 - 1 यानी ये 1 हो गया। 1 इंटू 3 यानी 3। इसकी RR की वैल्यू यहाँ पर 3 आई है। इसी तरह से इस जॉइंट पर 3 मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ 3 - 1 होगा इंटू 3, तो ये 2 इंटू 3 हो गया, ये 6 आ गया। इस तरह से रिलीज रिएक्शन इस इंटरनल हिंज की 6 है, इस इंटरनल हिंज की 3 है। तो यहाँ पर इसी का प्रयोग करते हुए हम डीके का इसका फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला वही ऊपर की तरह से 6J माइनस RE रहेगा और इसके बाद जो रिलीज रिएक्शन को ऐड किया गया है, जो कि ऊपर वाले मेंबर में रिलीज रिएक्शन नहीं थे, इसमें नीचे में ऐड कर दिए गए हैं। तो ये रिलीज रिएक्शंस जो है इनको प्लस RR करके लिखा जाता है। जब इसको हमने RR करके लिख लिया तब हम इसी फार्मूले से इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू सॉल्व करके 6 इंटू J, 6 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट, इसमें नंबर ऑफ जॉइंट हमारा 9 है। वो कैसे? कॉर्नर के देखिए चारों पॉइंट हमारे ये 4 हो गए, सपोर्ट के 4 बिंदु, ये 4 ये हो गए, तो 4 4 8 हो गया। और एक हमारा रिलीज रिएक्शन मेंबर के बीच में है, इसको भी हमें एक जॉइंट काउंट करना ज़रूरी है इस केस में।
तो जब हम इसको रिलीज रिएक्शन ये जॉइंट काउंट कर लेते हैं तो नंबर ऑफ जॉइंट हमारे 9 हो गए, यहाँ पर 9 रखा जाएगा। माइनस RE ये हमारी रिलीज ये एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं। एक्सटर्नल रिएक्शंस हमारी यहाँ पर देखिए 6 + 6 + 6 ये चारों बिंदु पर 6 रिएक्शंस हैं, चूँकि सभी फिक्स हैं इसलिए यहाँ पर 24 इसकी वैल्यू हो गई RE की वैल्यू। और RR की वैल्यू 9 कैसे हो गई, ये RR इसका 3 है, इसका RR 6 है, तो 6 + 3 = 9। तो R की वैल्यू जो है यहाँ पर 9 आ जाएगी। जब ये 9 हो गया तब इसको सॉल्व किया तो ये 39 आ गया। जब ये 39 आ गया, अब इसका इंडिविजुअल जॉइंट जंक्शन की या इंडिविजुअल जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम को जोड़ते हुए भी हम निकाल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा चारों सपोर्ट का 0 है, जैसा कि ऊपर के केस में भी बताया था। तो इन सब का तो 0 है बॉटम के। ये जो कॉर्नर है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, इसका 6 है, इसका 6 है। और इस जंक्शन का यहाँ पर देख लीजिए जहाँ पर इंटरनल हिंज लगा हुआ है, तो इंटरनल हिंज का RR रिलीज रिएक्शंस की वैल्यू 6 होती है और इस जॉइंट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 6 होती है। तो दोनों को मिलाकर के 6 + 6 यहाँ पर 12 इसका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। जिस जॉइंट पर इंटरनल हिंज लगा दिया जाता है उस जॉइंट पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरनल हिंज की रिलीज रिएक्शंस की संख्या और उस जॉइंट के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होती है। इस तरह से 6 + 6 यानी इस जॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 12 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा हमारा लगा हुआ है इंटरनल हिंज, इसका अपनी RR 3 है और चूँकि जॉइंट के कारण इसमें 6 और जोड़ेगा, तो इस तरह से टोटल जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम इस जॉइंट की 9 होती है। इसे हम पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं, आप वहाँ से इसको पुनः समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसके देख लीजिए बॉटम के चारों सिरे हैं, D के बराबर 0 + 0 + 0 + 0, ये तो हमारे बॉटम के सपोर्ट पॉइंट हैं, उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और इसके बाद 3 कॉर्नर पर तो 6 हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिले। इसके बाद एक जहाँ पर ये हमारा इंटरनल हिंज है यहाँ पर 9 मिला है और इस इंटरनल हिंज पर 12 मिला है, तो 9 + 12 इस सब को जब जोड़ेंगे तो ये भी 39 आ जाएगा। इस तरह से दोनों DK की वैल्यू यहाँ पर बराबर है। अगर हमारा इनएक्सटेंसिबल मेंबर है तो इसमें हमने बताया था जो इसका DK की वैल्यू है 39, इसमें से नंबर ऑफ मेंबर केवल माइनस करने होते हैं। तो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में अंतर केवल इतना है कि ये पूरा फार्मूले में से -m जो है यहाँ पर और इसमें ऐड हो गया है, तो 6j - RE - m + RR। तो इस तरह से हम -m को इसमें बीच में शामिल कर देते हैं। तो यहाँ की वैल्यू हमको 39 मालूम है। इस 39 में से हम 9 घटा देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर भी हमारे 9 हैं। नंबर ऑफ मेंबर देखिए कैसे 9 है, 4 तो ये वर्टिकल मेंबर हो गए और ये हॉरिजॉन्टल में ये हमारे 4 हैं, 4 4 8 हो गए। एक जो इंटरनल हिंज किसी मेंबर के बीच में लगा होता है, क्योंकि इसको हम जॉइंट मानते हैं, तो फिर इसे एक मेंबर यहाँ कहलाएगा और दूसरा मेंबर यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा। इस तरह से ये 2 मेंबर काउंट किए जाएंगे। तो इस वजह से ये हमारे 5 मेंबर हो जाएंगे ऊपर, और नीचे वर्टिकल मेंबर 4 है, तो 5 4 9। इस तरह से ये 9 मेंबर जो हैं यहाँ पर आ जाएंगे। तो m की वैल्यू 9 हो जाएगी, 39 में से 9 घटाएंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो इस तरह से DK की वैल्यू यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये थे हमारे डिफरेंट मेथड और उनके फार्मूले, किस तरह से ये फार्मूले प्राप्त हुए हैं आपने समझ लिया है। अब हम इन्हीं फार्मूलों को एक टेबल के फॉर्म में आपको बताते हैं कि ये, क्योंकि वो एट ए ग्लांस जो है उनको देखने में या समझने में ज़्यादा सुविधाजनक होगी। यहाँ तो चूँकि डेरिवेशन में है, डिस्क्रिप्टिव है, फैले हुए हैं। तो एक शॉर्ट टेबल अब आपकी हमको बना के दिखा रहे हैं। तो ये है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फार्मूला टेबल। इसमें पहले कॉलम में हमने लिखे हैं ट्रस ऑब्लिक फ्रेम, यानी किस तरह का ट्रस है अथवा फ्रेम है। दूसरे कॉलम में लिखा है कि मेंबर आर एक्सटेंसिबल, यानी एक्सटेंसिबल मेंबर अगर है और ये इनएक्सटेंसिबल मेंबर है।
तो दूसरे कॉलम में एक्सटेंसिबल मेंबर के लिए फार्मूला लिखा गया है, तीसरे कॉलम में इन एक्सटेंसिबल मेंबर्स के लिए फार्मूला लिखा गया है। तो पहला हमारा ट्रस हमने लिया है 2D ट्रस, इसका फार्मूला है डी के बराबर 2J माइनस RE, इसका डेरिवेशन हम करा चुके हैं। और जब यही मेंबर हमारा इनएक्सटेंसिबल हो जाता है उस केस में डी के बराबर 0 होता है। दूसरा है 3D ट्रस में के लिए लिया है, इसमें डी के बराबर 3J माइनस RE होता है और इनएक्सटेंसिबल मेंबर के लिए डी के बराबर 0 हो जाता है। 2D फ्रेम के लिए फार्मूला होता है डी के बराबर 3J माइनस RE और इनएक्सटेंसिबल मेंबर के लिए इसी फार्मूले में से -m और ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला है 3J माइनस RE, उसी में से -m और कर दीजिए तो 3J माइनस RE माइनस m हो गया फार्मूला इनएक्सटेंसिबल मेंबर के लिए। और जब इसी मेंबर में हमारे एक्सटेंडेड ये रिलीज रिएक्शंस को भी ऐड किया गया हो फ्रेम के साथ, तब हमारा ये फार्मूला हो जाता है। इसमें रिलीज रिएक्शन का एक स्टेप और जोड़ दिया जाता है दोनों फार्मूलों में, यानी यहाँ ऊपर जो फार्मूले लिखे हैं इसमें एक स्टेप रिलीज रिएक्शन का ये एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है देता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए RR को जोड़ा गया है, तो 3J माइनस RE प्लस RR 3J माइनस RE माइनस m तो होगा ही इनएक्सटेंसिबल के लिए हर एक में। इस फार्मूले में पहले -m आएगा यहाँ पर इस फार्मूले में और फिर ये R को जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से ये इसके लिए फार्मूला हो गया। ये 3D फ्रेम के लिए है, 6J माइनस RE होता है इसमें, और इनएक्सटेंसिबल मेंबर है तो इसमें m और माइनस हो जाता है। इस कंडीशन में अगर रिलीज रिएक्शन ऐड की गई है तो इसी फार्मूले में रिलीज रिएक्शन को और ऐड कर लीजिए, इस फार्मूले में रिलीज रिएक्शन को और ऐड कर लीजिए, तो ये हमारा इसके लिए फार्मूला बन जाता है। तो इस तरह से ये सभी फार्मूले एक टेबल में एक ही स्थान पर रखे हैं। इनको एक एट ए ग्लास देख करके हमको मेमोरी याद रखने में आसानी होगी। तो ये था काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में, हमने फार्मूलों को डिराइव किया और उस पर आधारित कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं वो समझाया। तो ये टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। थैंक यू।